सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। वजीर आजम का इस्तीफा लेने वालों की इस्तीफे देने की काविशें और हुकूमत गिराने की ख्वाहिशें सब सीनों में ही दम तोड़ने लगी हैं। खबर यह है कि पीडीएम की सारी हिकमत अमली उल्टम पुल्टम हो गई है और एहतजाजी तहरीक कहीं हवाओं में बिखर कर रह गई है। वो मोमेंटम जो जलसों से बना था वो अपोजिशन क़यादत की गुमगू की कैफियत ने खुद तोड़ दिया है। सवाल उठ रहे हैं जो खुद कश्मकश मखमसे का शिकार हो वो एहतजाजी तहरीक कैसे चलाएंगे और हुकूमत कैसे गिराएंगे। पीडीएम ने लाहौर जलसे में 31 दिसंबर तक असेंबलियों से इस्तीफे देने का ऐलान बड़ी धूम धड़ाक से किया, लेकिन जूं जूं यह दिन करीब आ रहा है इस्तीफे देने के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। पीपल्स पार्टी इज़्तराब में है तो जेयूआई के भी हालात खराब हैं। मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने अलम बगावत बुलंद कर दिया है। बड़े बड़े नाम मौलाना के खिलाफ एक हो रहे हैं। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के साबिक चेयरमैन मौलाना मोहम्मद खान शिरानी के बाद अब मौलाना शजाउल मुल्क और मौलाना गुल नसीब भी पार्टी क़यादत को बबांगे दोहल, झूठा और खाइन करार दे रहे हैं। नून लीगी बयानिए को आड़े हाथों लेने पर हाफिज हुसैन अहमद को पार्टी ओहदे से क्यों हटाया गया, इस पर खुलकर तनकीद कर रहे हैं। सच यह है कि हुकूमत गिराने के सबसे बड़े ख्वाहिशमंद मौलाना फजलुर रहमान के लिए जेयूआई की अमारत बचाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। मुश्किल में शहबाज शरीफ खानदान भी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अहलिया बेटों की जायदादें कुर्क कर ली गई हैं। सच में यह केस शहबाज शरीफ खानदान और सियासत के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। दूसरी तरफ हुकूमत ने सेनेट इंतखाबात कब्ल अज़ वक्त की फुलझड़ी छोड़कर इस्तीफों की धमकी के गुब्बारे से हवा निकाल दी है। और अगर मैं ये कहूं कि एहतजाजी तहरीक शुरू करने के बाद हुकूमत से ज्यादा अपोजिशन मुश्किल में दिखाई देती है तो ये गलत नहीं होगा। 31 दिसंबर को वाज़ेह हो जाएगा कि इस सियासी दलदल से अपोजिशन निकलेगी या मजीद फंस जाएगी। मुल्की मईशत की बात करें तो अदाद शुमार बेहतरी के इशारे दे रहे हैं। करंट अकाउंट मुसलसल सरप्लस और ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा इसकी दलील है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान में मईशत की समत को बेहतरीन करार दिया है। ट्विटर पर जारी बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कोरोना वबा के बावजूद मईशत के बारे में अच्छी खबर है कि यह कमाल अंदाज में पलट रही है। सवाल यह है कि मईशत की इस बेहतरी के समरात आवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहे, महंगाई क्यों बेकाबू हुई है। आज इसी पर हम सबसे पहले बात करेंगे। असद खरल साहब, बाबू डोग साहब मेरे साथ हैं, हमें ज्वाइन करें। इरफान कैसर शेख साहब सनतकार हैं, माहिर मईशत हैं, उनसे भी इस बारे में बात करते हैं। इरफान कैसर शेख, इमरान खान साहब बहुत खुश नजर आ रहे हैं कि मुसलसल 5 महीने हो गए कि हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में है, यानी हम खसारे से निकल आए हैं। और साथ ही हम तरसीलात ज़र रेमिटेंसेस को देख रहे हैं, वो भी $2 अरब से ज्यादा मुसलसल हमें नजर आ रही हैं। तो क्या बाकी आपको लगता नहीं है कि अब मईशत ने रुख बदल लिया है और वो जो तबाही की तरफ थे उससे हम अब तरक्की की तरफ जा रहे हैं? जी शेख साहब। जी इरफान कैसर शेख साहब को शायद मेरी आवाज़ नहीं गई, हम दोबारा कोशिश करते हैं उनसे रब्ता करने की। असद खरल साहब, ये खबरें तो बड़ी खुशाइंद, इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान भी खुश नज़र आ रहे हैं कि 5 महीने मुसलसल हम करंट अकाउंट सरप्लस में चले गए। यानी पहले ही होता था हमारे खसारा होता था, डॉलर्स होते नहीं थे, कर्जों पर कर्जे लिए जाते थे। आज यह है कि हमें देखिए 2-3 बड़ी $6 अरब बच रहे हैं। बुक से मैं बता रहा हूँ, एक तो जिस तरह उन्होंने बताया कि $447 मिलियन जो है सरप्लस रहा है जो नवंबर के दौरान भी जी, और गुज़श्ता माली साल में $1.7 अरब के खसारा जो था, लेकिन अब यानी $447 मिलियन जो है 44 करोड़ 70 लाख बनता है। हाँ, 44 करोड़ 70 लाख बनता है। और अगर बात की जाए जुलाई से नवंबर की तो 1 अरब 64 करोड़ जो सरप्लस गया है करंट अकाउंट खसारा। दूसरी जानब ज़र मुबादला के ज़खायर सऊदी अरब को $2 अरब देने के बावजूद आपके 13 अरब से क्रॉस कर गए। 13 अरब से स्टेट बैंक के हैं, ये क्रॉस कर गए, ये स्टेट बैंक जिस तरह बता रहा है। तीसरी जो बड़ी अहम डेवलपमेंट है वो है 2.72 यानी 2 खरब और 72 अरब रुपए के जो आपने कर्जे देने थे उसका रीशेड्यूलिंग जो है उस पर मुआहदे पे दस्तखत हो गए, मौखर होगी उनकी वापसी। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए ये बड़ा रिलीफ है। जो आपके जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है खसारा
वो कम हुआ है। $2 अरब आपने दे दिए, और अगर ये कर्जे रीशेड्यूल ना होते, मौखर इनकी पेमेंट ना होती, तो पाकिस्तान के अंदर ज़र मुबादला की जो ज़खायर है वो बहुत कम हो सकते थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ सकता था, डॉलर की कीमत रुपए के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती थी, एक क्राइसिस क्रिएट हो सकता था। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत एक ऐसा इक़दाम है, इसमें पेरिस क्लब भी है, बाकी जो इदारे हैं वो भी इसमें शामिल हैं। जी जी। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। और बावजूद इसके कि जिस तरह आपको पता है कोरोना है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट जो है, जिस तरह सिर्फ एक फैसलाबाद एक शहर से आपने थोड़ा सा अगर इंसेंटिव दिया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, तो उसके नतीजे में आप देख लें फुल कैपेसिटी 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। तो 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। भारत से, बांग्लादेश से जो ऑर्डर थे वो बाकायदा आपको डाइवर्ट हो गए हैं, और आपके पास कैपेसिटी फुल में जब चलाई है तो लेबर कम पड़ गई है, मशीनरी कम पड़ गई है, और मजीद 30,000 जो है लूम चल रही हैं। बिल्कुल सही। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है, बावजूद इसके कि कोरोना का एक बहुत बड़ा एक क्राइसिस है पूरी दुनिया के अंदर। जिस तरह एयरलाइन जो है उनके खसारा का सामना है, बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं उसको खसारे का सामना है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, और साथ ही जनाब अब अंडों और जो उसकी जो घी की मॉनिटरिंग जनाब अब शुरू हो गई है, उस पर भी नोटिस आ गया है। अच्छा, अब उसके साथ क्या तो आप कह रहे हैं कि आप भी खुश हैं इन खबरों से। अब चले, शुक्र है आपके चेहरे पर मुस्कुराहट तो है ही। ठीक है कि बड़े मुश्किल हालात पाकिस्तान ने देखे, अब भी हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़ी खबरें। अच्छा सॉरी, मैं इरफान कैसर शेख साहब आपको आवाज आ रही है? जी इरफान कैसर शेख साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी इरफान कैसर शेख साहब, ये जो मुसलसल 5 महीने से सरप्लस हम देख रहे हैं करंट अकाउंट में, ये बहुत कम देखा गया। स्टेट बैंक भी इस बार को मान रहा है। आप समझते हैं बहुत बड़ी खबरें हैं? यकीनन हमारे पास जो रिमिटेंसेज हैं उनमें भी $2 अरब प्लस हर माह आ रहे हैं पिछले कई महीनों से। तो लगता है आपको कि वाकई मईशत जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे हैं पलट रही, यानी एक रिबाउंड हम देख रहे हैं और तरक्की की तरफ जाता देख रहे हैं मुल्क को आप? देखिए डेफिनेटली ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने देखा जैसे कोरोना जो पूरी दुनिया में फरवरी और मार्च में आया, और जब इंटरनेशनल ऑयल प्राइसिंग जो $55 जो ब्रांड की आप कह लें क्रूड ऑयल की थी, वो गिर के सेंचुरी का 100 साल का -29 और -30 के लेवल पे आ गया, और पूरी दुनिया में एक मतलब शेक हो गई पूरी दुनिया। कमोडिटीज़ कह लें, इकोनॉमीज़ कह लें, आज से सिर्फ 10 महीने पहले की बात है। तो डेफिनेटली ये तो पूरी दुनिया में स्टेबिलिटी आज आई है। आज दोबारा अगर आप देखें 2 दिन पहले वही ब्रांड जो -30 का फिर अब +49 हो गया, प्री कोरोना 52-53 का लेवल था। तो मैं समझता हूँ कि सारी इसी तरह कमोडिटीज़ का आपने देखा टर्मोइल आया, और अब सारी आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल हो रही हैं। जो वैक्सीन्स की बात हो रही हैं, जो अमेरिका में जो प्री क्रिसमस और जो यूके में और जो बाकी दुनिया में, तो हम अगर अपनी बात करें तो हमारे यहाँ भी यहाँ स्टॉक मार्केट्स आप देखें जो ऑल टाइम 27,000 इंडेक्स के लो पे आ गई, जो 52, 53,000, 54,000 से अब दोबारा 43, 44। तो हर चीज़ में स्टेबिलिटी आई, और मैं समझता हूँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आसपास के मुल्कों में कोरोना से हमारे अपने ही जो नेबरिंग कंट्रीज़ में, इंडिया में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा कोरोना के केसेस जो अलार्मिंग हद तक बहुत ज़्यादा बढ़े, उसकी वजह से जितने भी वहाँ पे एक्सपोर्ट के ऑर्डर से, स्पेशली जो गारमेंट्स आप कह लें, जो पिछले हमने एक पिछले जो डेकेड में 10 सालों में देखा, जो बांग्लादेश ने इमर्ज किया अपने आप को ऐसे जो लीडिंग अपना गारमेंट का उन्होंने एक्सपोर्टर का, और नंबर 2 पे इंडिया है। तो वो हमें एक बेनिफिट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का कह लें कोरोना से, कि क्योंकि तमाम शिपमेंट्स हाल्ट हो गई हैं, और जो उनका प्रॉब्लम आ गए हैं इंडिया से और टू सम एक्सटेंट बांग्लादेश से, तो तमाम वो जो ऑर्डर्स थे वो डाइवर्ट हो गए। दुनिया जो दोबारा अब खुलने की तरफ, लॉकडाउन्स ख़त्म हुए, अब यूरोप में दोबारा आपने देखा एक नई लहर के अलावा अगर हम पिछले 4 महीने की बात करें तो जो डिमांड्स दोबारा जो बहाल हुई और जो सारा उसकी तमाम तर इस रीजन में मैं समझता हूँ जो बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान और चाइना, ये 4 मुल्क ही हैं। जो हम टेक्सटाइल्स देखें, हम जो भी अपना राइस देखें, लेदर चीज़ें जो हमारे पास जिसमें हम सेल्फ सफिशिएंट है, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा पाकिस्तान को इसका बूस्ट मिला, जो आइंदा आने वाले मैं समझता हूँ 2-3 साल तक अब हमें
इसका जो बेनिफिट मिलेगा। और यही वजह है कि आपने देखा 4 महीने जिस तरह आपने बात की, पिछले जो काफ़ी माह से हम देख रहे हैं कि सरप्लस हमारा करंट अकाउंट जो है, और यही वजह हमने देखी कि अब स्टॉक एक्सचेंज में आपने देखा स्टेबिलिटी आ रही है। हमारी करेंसी 168, ये बहुत बात होती है कि आम आदमी जो है उस तक ये इसके फायदे कब पहुंचेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने तारीख में इतना बड़ा खसारा नहीं देखा जितना चंद साल पहले था। आज हम सरप्लस की बात कर रहे हैं, हमारे पास डॉलर्स जो है पहले से बेहतर हुए हैं, बाहर से रेमिटेंसेस जो है तरसीलात ज़र 2 अरब डॉलर से मुसलसल ज्यादा आ रही है। रिकॉर्ड पाकिस्तान की तारीख में इतनी रेमिटेंसेस कभी नहीं आई। तो ये अगर बेहतर हो रहा है तो आप क्या समझते हैं कब तक हमें इसी तरह से कंटिन्यू रहना होगा कि फिर आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आने लग जाएगा, पाकिस्तान के पास इतने ज़खायर हो जाए कि वो एक आम आदमी को रिलीफ दे सके पाकिस्तान, और इतनी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन पाकिस्तान में हो रही हो कि ये बेरोजगारी खत्म हो? उसामा साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया और मैं समझता हूँ ये मेरा क्योंकि फेवरेट सब्जेक्ट है, और मैं यही बात अपने दोस्तों से और हल्का बाब में काफ़ी अरसे से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से हमें एक बेनिफिट मिला। हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ और रीजनल कंट्रीज़ में कोरोना की तरफ से लॉकडाउन हो गए, सिवियर लॉकडाउन हो गए। उसके तमाम तर आप टेक्सटाइल्स देख लें, राइस देख लें, मैंने कहा लेदर या जो भी और चीज़ें एक्सपोर्टेबल कमोडिटीज़ हैं दुनिया में, तमाम तर जो चंक है इस पूरे खत्ते का, उस पूरे इस चंक का हमें 30-40% हमारी तरफ डाइवर्ट हो गया एक्स्ट्रा, जो कि पिछले 8-10-12 सालों में नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ इसका डेफिनेटली हमें जो मतलब कुदरत की तरफ से आप कह लें, इसका ट्रिकल डाउन जो इफ़ेक्ट है वो नेचुरली आगे 4-6-8 महीने 10 महीने लगेंगे। हमने देखा फैसलाबाद में जो इंडस्ट्रियाँ बंद थी वो चल गई, कराची में जो इंडस्ट्रीज़ जो मतलब कोविड जो कोरोना से पहले बंद थी वो चलना शुरू हो गई। मार्कअप रेट एक हमारा बहुत अरसे से 20 साल से मुतालबा था, आज 7% के लेवल पे आ गया। तमाम चीज़ें अब इंडिकेटर्स मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। अब मैं समझता हूँ कि हम एक टेक ऑफ पोजीशन पे आ गए। लेकिन एक जो प्रॉब्लम है, जिस तरह आपने कहा, आम आदमी को इसका बेनिफिट तब मिलेगा जब ये सारा ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट जो आम लोगों पे भी आएगा। हमें अब भी जो प्रॉब्लम है और जिसको हमें शॉर्ट कमिंग है कह लें, जो इशू आ रहा है बिजनेसमैनों को, इंडस्ट्री को, वो आ रहा है कि बिजली की प्राइसेस, गैस की जो फिर लोड मैनेजमेंट पंजाब में शुरू हो गई अभी 4 महीने, तो डेफिनेटली इसका भी एक हमें एक सेटबैक आएगा। और जिस तरफ से हम जो टेक ऑफ की पोजीशन में आपको बताया उसको 3-4 महीने वो लेट हो जाएगा। और वो तो IMF के साथ अब इमरान खान साहब ने मंजूरी दे दी है कि बिजली और गैस कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। वो जो IMF के साथ प्रोग्राम रुका हुआ था उसको चलाने के लिए, ये तो अब बिजली और गैस कीमतें तो दोबारा बढ़ने लगी हैं। ये बताइए कि जो हुकूमत कह रही है, हफीज शेख साहब की ज़ेर सदारत ये जो मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास हुआ उसमें उन्होंने कहा है कि मुसलसल 4 हफ्तों से महंगाई कम हो रही है, 4 हफ्तों से, और गुज़श्ता हफ्ते 2.2% कमी रिकॉर्ड की गई है। ये जरूर कह रहे हैं कि अंडों और बनास्पति घी की जो कीमतें हैं इनको मुसलसल कंट्रोल किया जाए, ऊपर जा रही हैं। तो ये भी अच्छा इंडिकेटर है कि महंगाई अगरचे 2.2% सही इस हफ्ते, इन गुज़श्ता हफ्ते, और उससे पहले भी कुछ कम हो रही है। तो जो हम बढ़ते हुए देख रहे थे महंगाई, तो इसका भी ये फैक्टर है कि ये डॉलर्स हमारे पास पहले की निस्बत बेहतर आ रहे हैं, रेमिटेंसेस में भी एक्सपोर्ट भी बेहतर हुई हैं, तो उस लिहाज से भी ये कुछ कमी आ रही है अब महंगाई में। देखिए, मैंने आपका पिछला प्रोग्राम भी किया कोई 1.5-2 महीने पहले महंगाई पे ही, आपने उसामा साहब आपको भी शायद याद होगा, और मैंने बड़ा मतलब कैटेगोरिकली बात की। देखिए, आज की दुनिया में ये फिनोमेना और ये डिस्कशन जो महंगाई पे होती है, मेरे ख्याल पाकिस्तान चंद सिवाय ममालिक में से ऐसा होगा जहाँ पे ये डिस्कशंस होती हैं। ये तो देखिए डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर है पूरी दुनिया का, एक ग्लोबल। आज आप ज़ीरो कर दें रेट चीनी पे इंपोर्ट का, यहाँ लाखों क्या करोड़ों टन यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं, जो अपना जोड़िया बाज़ार के जो इंपोर्टर्स हैं, जो बाकी लोग हैं, आज आपको भर देंगे आपका घर। ये 85 रुपये क्या, मेरे ख्याल में आपको 2.5 महीने में आपको 60-65 रुपये पे चीनी। ये कोई फिनोमेना ऐसी बात, ये सारे इकोनॉमिक इसके, लेकिन ये बदकिस्मती नहीं है कि जो इसके जो इरफान साहब, ये बदकिस्मती नहीं है मुल्क के लिए कि 1600 रुपए किलो जरी मुल्क के अंदर अदरक मिल रहा है, 1600 रुपए किलो, 400 रुपए पाव। तो सर मैं यही तो असद खरल साहब, यही तो आपसे कह रहा हूं कि हम इस पे जो डिस्कशंस करते हैं, आज आप ज़ीरो करते टड्यूटी, आप देखें ये लहसुन, अदरक, आपका चीनी, दालें, आपका घी, ऑयल, यही बेसिक चीज़ें हैं। इवन के टू सम एक्सटेंट अल्लाह ना करे हमें नौबत पड़े, आप ज़ीरो क्यों नहीं करते? आप देखो तो सही 3 महीने में आपके गलियों में
गलियों में आपकी बोरियां पड़ी होंगी चीनी की, को उठाने वाला नहीं होगा, कैसे कोई लेने वाला खरीदार नहीं होगा। ये डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर है, आप कह रहे हैं पूरी दुनिया का, ये पूरी दुनिया का डिमांड एंड सप्लाई का। आप आम आदमी को सुने सर, एक मिनट प्लीज मेरा एक पॉइंट सुने। देखें, आप आम आदमी को 22 करोड़ लोगों का सोचेंगे या आप सिर्फ ये 5 सेक्टरों में ये देखेंगे कि हमने जो 100 शुगर मिले, 50 शुगर मिले बचानी है, या 25 हमने घी मिले बचानी है, या हमने 25 दूसरों 100 खानदानों को बेनिफिट देना है, या ठीक है बेनिफिट दें, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्री, मैं इस फेवर में नहीं हूँ, लेकिन ये बातें जो 1-1.5-2 साल से हम देख रहे हैं, महंगाई डबल हो गई, चीनी डबल हो गई, आटा डबल हो गया, जिस तरह आपने कहा दालें डबल, अदरक डबल हो गई। ओ भाई क्यों हो गई? किसी दुनिया में कहीं ये कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। आजकल की दुनिया में जो इकोनॉमिक टर्म्स में ये डिमांड सप्लाई फैक्टर है, पूरी दुनिया का रेट है। ये बात आपकी सही है, आज भी हम देख रहे हैं पेट्रोलियम बहरान आया, उसमें भी हमें लग रहा है बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं जो इसका फायदा उठाते हैं और अरब रुपए उन्होंने फायदा उठाया। इरफान कैसर शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ज्वाइन किया, अपना कीमती वक्त हमें दिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनकी जमात बहुत ही मुश्किल में आ चुकी है। पहले कहा गया कि शायद ये सिर्फ हाफिज हुसैन अहमद साहब थे, उनको चलो हटा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, एक ही आदमी है। फिर मौलाना शिरानी साहब का धमाका खेज बयान आया, मौलाना फजलुर रहमान साहब को झूठा बल्कि झूठों का माहिर कहा, कब्जा ग्रुप कहा कि इन्होंने कब्जा किया हुआ है। अभी उसके लिए उन्होंने कहा कि जी इजलास हम बुलाते हैं हंगामी तौर पर। ये क्या हो गया कि 2 और बड़ी अहम शख्सियात ने शदीद तनकीद शुरू कर दी मौलाना फजलुर रहमान पर। साबिक अमीर JUI KP मौलाना गुल नसीब ने शिरानी साहब का साथ दे दिया है। इनके अलावा MNA मौलाना शुजाउल मुल्क, साबिक MNA, उन्होंने भी कहा जी शिरानी साहब सही कह रहे हैं, ये तो वो पार्टी ही नहीं रही जिसमें हम आए थे, यहाँ तो पैसे वालों की रेल पेल हो गई है, ये पैसे वाले आ रहे हैं। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब, ये क्या, ये तो मौलाना साहब तो चले थे PDM की सरबराही करने। बाबर साहब, पहले मैं चाहता हूँ आप इस पर बात करें कि वो तो सरबराही तो अब उनकी अपनी जमात में क्वेश्चनएबल हो गई है, अपनी जमात की सरबराही जाती नजर आ रही है। उसामा साहब, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो PDM में गई, आप देखें उन सब का हशर हो रहा है। नून लीग पहले ही टूट फूट का शिकार थी। मौलाना फजलुर रहमान जो मेरा मतलब है कि आपने एक पहले धरना दे दिया, धरने के बाद आप फिर नून लीग के साथ किसी के हाथों में खेल रहे हैं। पार्टी को, जमीयत उलमा इस्लाम को बिल्कुल उनकी जो लीडरशिप है उनको पता है कि मौलाना किसी के हाथों में खेल रहे हैं। वो पार्टियां जो अपने मकासद के हसूल के लिए मौलाना को अदारों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही हैं, इसकी पार्टी के अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है कि मौलाना आप तो पाकिस्तान के अपने जो हिफाजती अदारे हैं उन्हीं को कमज़ोर कर रहे हैं, उन्हीं को वीक कर रहे हैं। इसी वजह से पार्टी में उनका जो बयानी है उसके खिलाफ बगावत हुई है। उसामा साहब, पार्टी में आप कहते हैं गरीब बच्चों को मदारिस में जाके उनको कहते हैं कि जी इस्लाम खतरे में है, इस्लाम को बचाना है तो लाहौर चलो, इस्लाम को बचाना है तो इस्लामाबाद चलो, और मकासद क्या हैं, अदारों को कमज़ोर करना, आप पाकिस्तान की सिक्योरिटी को कमज़ोर करना, किसी के हाथों में खेलना। अब ये मौलाना जो किसी के हाथों में खेल रहे हैं, ये जो मियाँ साहब के हाथों में खेल रहे हैं, अब ये किस डील के तहत खेल रहे हैं? अब ये तो आने वाले दिनों में मौलाना से सवाल होगा। पार्टी के ये अहदेदार पूछेंगे कि मौलाना ये जो आप खुद साख्ता पॉलिसीज बना रहे हैं और जो मदारिस के बच्चे हैं उनको ढाल बनाकर आप अदारों पर चढ़ाई कर रहे हैं, आप जो है वो सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनको ओपनली थ्रेट्स दे रहे हैं, तो ये किसके इसमें आपको मिला क्या है, कितना शेयर मिला है, वो भी बताएं। अच्छा असद खरल साहब, ये तो एक मुसल्लमा हकीकत है, तारीख गवाह है दुनिया में कि आप किसी से नहीं लड़ सकते जब तक आपका अपना घर, आपके अपने लोग आपके साथ नहीं। अगर वहीं से आपके खिलाफ बगावत हो जाएगी, वही आपको नहीं मान रहे होंगे, आपके खिलाफ हो जाएंगे, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आज तक ऐसे नहीं हो सका कि अपने लोगों को साथ मिलाए बगैर किसी से। ये जो PDM का जो प्लेटफॉर्म आया, इससे मैं समझता हूँ हुकूमत को टफ टाइम देने के बजाय जो अपोजिशन की बिखरी हुई और कमज़ोर सी और शिकस्त खुर्दा जो पार्टियाँ थी, उनको आपस में शिकस्त और रेखत का सामना हो गया। अब देखें कि कहाँ से मामला शुरू हुआ। हाफिज हुसैन अहमद साहब को बयानिए की वजह से निकाला गया और वो नून लीग के खिलाफ बोलना शुरू हुए थे। वही है, उन्होंने पहले JUI के खिलाफ बात नहीं की। तो अब मामला ये है कि नून लीग का बयानिए की मुखालफत की, उनको निकाला गया जी, और सीनियर रहनुमा थे। उसके बाद शिरानी साहब बोले,
फिर बलूचिस्तान का पूरा चैप्टर जो है उन्होंने कहा जी हम अलहदा बनाएंगे। फिर अब उसके बाद गुल नसीब साहब जिस तरह आपने बताया, फिर शुजाउल मुल्क साहब जो है साबिक MNA, उन्होंने कहा बिल्कुल हम शिरानी साहब की बातों की तायद करते हैं। तो अब KPK के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम जो फजलुर रहमान ग्रुप है उसके अंदर जो सीनियर लीडरशिप है, सूबा वाइज देख लें, मरकजी लेवल पे देख लें, वो शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को। जी अब मामला क्या है, मौलाना फजलुर रहमान साहब या नवाज शरीफ साहब के हवाले से मैं एक छोटी सी खबर आपको दे देता हूँ। नवाज शरीफ साहब से सऊदी हुकाम के राब्ते हुए और सऊदी अरब में नवाज शरीफ साहब को दावत भी दी गई। अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब ये परेशान है और वो मोहम्मद बिन सलमान साहब की जानब से उनको दावत दी गई। अच्छा, कि आप आएँ सऊदी अरब में, उम्रे की अदायगी करें और कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है आपसे। अब ये सारे जो मामलात हुए, और नवाज शरीफ साहब ने अपनी 2-3 स्पीचेस में जिक्र किया था कि सऊदी अरब के मौजूदा जो हुकूमत है उसके साथ तल्लुकात को अच्छे नहीं है, ये उन्होंने बात की थी। फिर $2 अरब जो है, $3 अरब में से हम वापस भी दे चुके हैं जी। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली जो मुलाकात भी हुई है वज़ीर आज़म साहब से सऊदी सफ़ीर की। मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है एक तरफ तो उनको पैगाम दिया, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब को भी बुलाया गया। यानी एक ही वक्त के अंदर सऊदी हुकूमत जो है वो मौजूदा इमरान खान साहब को भी बुला रही है और स्पेशली उन्होंने पैगाम भेजा है जो मुलाकात हुई। दूसरी जानब नवाज शरीफ, अब नवाज शरीफ साहब इस हवाले से परेशान है कि अगर वो मूव करते हैं सऊदी अरब, इसमें वो गुम का शिकार है। अच्छा। तो फिर सवाल उठेंगे कि जनाब कैसी बीमारी है कि लाहौर जाते हुए, पाकिस्तान जाते हुए उनको मसला है और सऊदी अरब जाएंगे तो कोई मसला नहीं है। ब्रेक का वक्त है, ये इसमें फंसे हुए हैं वो, और ये बड़ी इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी भी है, बहुत बड़ी इस्तीफों का मामला था, उससे हवा निकलती नजर आ रही है। नून लीग ने इस्तीफों के लिए सिर्फ 2 दिन की डेडलाइन दी थी कि 2 दिन तक सब लोग इस्तीफे जमा करवा दें, तो आज तक कोई खबर नहीं आई। 24 घंटे गुजर गए हैं, क्या बन रहा है इस बारे में भी हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। JUI और मौलाना फजलुर रहमान ही नहीं, नून लीग भी बड़ी मुश्किल में है। और नून लीग ने पहले तो कहा था, बल्कि PDM ने सबने कहा था 31 दिसंबर तक इस्तीफे जमा कराएं, लेकिन नून लीग को कुछ शुबात पैदा हुए तो उन्होंने कहा कि जी अब तो 2 दिन की डेडलाइन दे रहे हैं, यानी अब सिर्फ कल तक का वक्त है, बुध के दिन तक इस्तीफे सारे जमा करवा दें। अभी कुछ खबर नहीं आ रही कि कौन कौन है जिसने इस्तीफे जमा करवा दिए हैं, कितने लोग सामने आ गए हैं। चंद एक के नाम आए थे, लेकिन 154 लोग इस वक्त हैं पंजाब असम्बली में नून लीग की तरफ से, तो पता नहीं इनमें से 54 ने भी शायद अभी नहीं करवाए, वरना कोई तो खबर आती। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मियां जलील अहमद शरफपुरी साहब जो नाराज़ हैं नून लीग से, और वजह यह हुई कि मियां नवाज शरीफ ने जिस तरह इदारों के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ बात की, फौज के खिलाफ बात की, इस पर उन्होंने आवाज़ उठाई, तो बहरहाल उस पर इनके खिलाफ कार्रवाई का कहा गया। इन लोगों से इस्तीफा नहीं मांगा गया, मियां जलील साहब समेत 5 लोग और हैं, लेकिन मियां जलील साहब ने खुद इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा किसको दिया? स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही साहब को जमा करवा दिया है कि अगर 31 अगस्त तक इन लोगों के बाकी जमात के इस्तीफे आ जाते हैं, और इनके साथ जो लोग थे जिनमें राना तनीर हुसैन साहब रुकन कौमी असम्बली शामिल हैं, उनके इस्तीफे आ जाते हैं तो उनका इस्तीफा भी कबूल कर लिया जाए। मियां जलील अहमद शरफपुरी साहब हमारे साथ हैं। मियां साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये अजीब बात है कि जिनसे मांगे जा रहे हैं इस्तीफे, उनके तो इस्तीफे आ नहीं रहे और आपने जाके स्पीकर को इस्तीफा जमा भी करवा दिया, क्यों? जी उसामा साहब, देखिए ज़ाहिर है मैं अपने आप को मुस्लिम लीग का हिस्सा समझता हूँ, और अभी वो तो एक गैर जमहूरी और गैर कानूनी तरीके से जो सब बोलते हैं, पता नहीं असम्बलियों में चले जाते हैं, कानून की किसी को समझ है नहीं है। तो सियासी पार्टी ऐसे तो नहीं कि जो चाहे जब चाहे किसी को निकाल दें। मैं जब पार्टी का हिस्सा हूँ और पार्टी ये फैसला कर रही है कि हमने इस्तीफे दे देने हैं, तो फिर मैं ये समझता हूँ, अगरचे मैं समझता हूँ कि पार्टी का फैसला जो गलत है, ये फैसला पार्टी के मुफाद में नहीं है, लेकिन चूँकि इससे ये तौसर जाना था कि शायद मुझे कोई लालच है, मैं असम्बली छोड़ नहीं सकता, तो मैंने सबसे पहले दे दिया इसलिए, और फिर दिया स्पीकर साहब को, ताकि 31 तक ये इस्तीफे सबके ज़रूर आ जाएँ, इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे, और जब उनके एक्सेप्ट होंगे तो मेरा भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ, अब मरियम साहबा ने ये नारा लगाया है तो 31 दिसंबर तक ये ज़रूर अब दे देने चाहिए। जब ये असम्बलियाँ उनके ख्याल के मुताबिक दुरुस्त नहीं हैं तो फिर इन असम्बलियों से जान छुड़ा लें,
और मैं तो सबसे पहले दे दिया है ताकि कोई ये ना कहे कि मुझे कोई गवर्नमेंट के साथ कोई ऐसा लगाव है, कोई लालच है, कोई ऐसी। जलील शेरपुरी साहब, आपने तो सबसे पहले इस्तीफा दे दिया, चलें आपने पार्टी डिसिप्लिन जो है उसके तहत दिया, लेकिन अपोजिशन लीडर जो पंजाब असम्बली में उनका इस्तीफा नहीं आया, PMLN के जो सदर हैं शहबाज शरीफ उनका इस्तीफा नहीं आया। अगर ये लोग इस्तीफे नहीं दे रहे तो फिर छोटे आम MPs या वर्कर्स क्यों इस्तीफा देंगे? देखिए जी, ये तो अब उनसे पूछना चाहिए। बहरहाल मैं तो 31 तक इंतज़ार करूंगा और मैं चाहूँगा कि 31 तक मुस्लिम लीग के इस्तीफे आ जाएं और वो 1 तारीख को हम फारग हो जाएं सब। लेकिन आपके ख्याल में गवर्नमेंट नया इलेक्शन करा ले। आपके ख्याल में कितने लोग हैं जो इस्तीफे देने को तैयार हैं, या इस्तीफे तो बहुत थोड़े आए हैं अभी तक? आपने तो बड़ी हिम्मत की, डायरेक्ट स्पीकर को इस्तीफा दे दिया। हालात तो ये है कि यहाँ पर पार्टी हेड को कोई इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। देखिए, मैं जो समझता हूँ कि मासवाए चंद एक अफराद के इस्तीफे तो सारे दे देंगे। अच्छा। इस ख्याल से दे देंगे कि इन्होंने कौन से पेश करने हैं और कौन से कबूल हो जाने हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि वो पेश भी कर दें और कबूल भी हो जाएं। और सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब को पहल करनी चाहिए। उनकी जमात के जो चंद मेंबरान कौमी असम्बली में हैं, दीगर सूबाई असम्बलियों के अंदर हैं, वो तो बिल्कुल फ़ौरन इस्तीफ़ा दे दें, चूँकि सबसे पहले अजान वो दे रही हैं और शुरू दिन से वो कह रहे हैं असम्बलियाँ ठीक नहीं हैं। जब असम्बलियाँ ठीक नहीं है तो फिर मौलाना साहब अपनी पार्टी के मेंबरान को क्यों लेके बैठे हुए हैं? इस्तीफा दें और फारग हुए इन गैर कानूनी असम्बलियों से। उनके तो खिलाफ पार्टी के अंदर वैसे ही बगावत हो गई है। बहरहाल मैं फिर ये दोहरा रहा हूँ, मैं उनके मैं उसामा साहब फिर क्लियर कर लूँ। जी प्लीज। मैं उनके इस नारे के और इस विजन के साथ मुत्तफिक नहीं हूँ। इस्तीफा सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि कहीं कोई इसमें ये किसी के गुमान में ना आए कि मुझे कोई लालच है या मैं असम्बली छोड़ नहीं सकता। इस असम्बलियों की हैसियत पाकिस्तान से ऊपर नहीं है। हम जो भी हैं पाकिस्तान के लिए हैं, पाकिस्तान के अमन के लिए, पाकिस्तान के वक़ार के लिए हम हर कदम उठा सकते हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अभी मरियम साहबा ने नारा लगाया है तो 31 तारीख को उन्हें हर सूरत दे देने चाहिए। अच्छा मियां साहब, आपने एक अपने इस्तीफे के दरमियान में मशरूत का वर्ड यूज़ किया है कि अगर मेरा हल्का उसके MNA राना तनवीर और जो 2 MP हैं पीर अशरफ रसूल और अब्दुल रऊफ, अगर वो भी 31 दिसंबर तक इस्तीफ़ा जमा करवाएंगे तो दैन जो मेरा ये इस्तीफ़ा है इसको इस्तीफ़ा तस्वर किया जाए और इसको मंजूर कर लिया जाए। क्या अगर वो जमा नहीं करवाएंगे तो आप फिर ये वापस ले लेंगे? और दीगर ये है कि जो कल हमजा शहबाज ने 31 दिसंबर की बजाय ये यानी कल की डेडलाइन दे दी है 23 दिसंबर की, इसकी क्या वजह हुई कि 8 दिन पहले उस डेडलाइन को रिड्यूस कर दिया गया, जबकि ये PDM का ये फैसला था कि 31 दिसंबर तक ये इस्तीफे जो आ जाने चाहिए? तो इसकी क्या वजूहत है? पार्टी के अंदर कोई बगावत नज़र आ रही है, लोग इस्तीफे नहीं देना चाह रहे जिस तरह आपके हल्का इंतखाब में, या क्या वजह ऐसी एक अर्जेंसी पैदा हो गई कि उन्होंने कहा जी कल हर सूरत में आप इस्तीफे जमा करवा दें? नहीं खैर साहब, मुझे अभी तक कोई बगावत वाली बात तो नज़र नहीं आ रही। और मेरे मामले में भी जो अक्सर चैनल लफ्ज़ बागी यूज़ करते हैं मुझे तकलीफ़ पहुंचती है, क्योंकि मुझे तो अगर कोई कहें तो वो कहें कि हक परस्त मियाँ जलील अहमद। बगावत बिल्कुल नहीं है, मैं तो हक की आवाज़ बोल रहा हूँ, सच की आवाज़ बोल रहा हूँ। और अगर मुझे मियाँ नवाज शरीफ साहब के किसी बयानी से इख्तलाफ है तो मैं इख्तलाफ कर रहा हूँ, ये हक सच की अलामत है कि बगावत नहीं है। और अगर कोई इख्तलाफ राय बाज़ लोगों को है तो शायद वो ना दें, जैसे हो सकता है मियाँ शहबाज शरीफ साहब पसंद नहीं कर रहे कि ये इस्तीफे नहीं देने चाहिए, मैं भी ये समझता हूँ नहीं देने चाहिए, लेकिन मैंने पहल इसलिए कर दी है कि मेरे ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम ना आए। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस्तीफे पूरे वो नहीं कर सकेंगे। मासवाए चंद एक के इस्तीफे उनके पास पूरे हो जाएंगे, और अगर 31 के बजाय वो 23 को देना चाह रहे हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। बाहर मकसद तो ये है कि इस्तीफे देने का जब फैसला कर लिया है, अगर इस्तीफे आ जाते हैं और इस्तीफे मंजूर भी कर लिए, और मैंने दूसरा आपने इस्तीफे आ जाते हैं और मंजूर भी कर लिए जाते हैं, क्या फरमाया जी? तो अगर इस्तीफे आ जाते हैं और मंजूर भी हो जाते हैं तो उसके बाद अगर ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो आप नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे, आज़ाद लड़ेंगे, या PTI की जानिब से अगर आपको टिकट मिला तो लड़ेंगे? आप किस पार्टी से इलेक्शन लड़ने के ख्वाह होंगे, या इलेक्शन लड़ने का फैसला करेंगे?
जी असद भाई, नून लीग तो जाहिर है जब इस असम्बली से इस्तीफ़ा दे रही है तो वो तो दोबारा इलेक्शन लड़ने का अखलाकी और कानूनी जवाज़ खो देगी, क्योंकि जब वो समझते हैं कि ये पार्लियामेंट दुरुस्त नहीं है तो इसीलिए इस्तीफ़ा दे रहे हैं, तो इसी पार्लियामेंट में दोबारा किस लिए जाना है। हाँ, मेरे पास हक है, क्योंकि मैं तो नहीं समझता कि ये असम्बली गलत है, मैं तो जस्ट उनके साथ कदम में कदम मिला रहा हूँ अपने आप को बचाने के लिए, अपने शोल्डर के ऊपर से बोझ उतारने के लिए। तो जब मैं तो दोबारा असम्बली में आ सकता हूँ, और हो सकता है मैं नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ूँ, और हो सकता है सूबाई असम्बली का भी साथ ही में। सही। लेकिन मियां साहब ये बताइए, ये तो फिर उस वक्त देखा जाएगा कि जनवरी के अंदर क्या माहौल होता है और मेरे इलाके के लिए क्या बेहतर है और वतन अजीज़ पाकिस्तान के लिए मैं कहाँ सूटेबल हूँ। ये बताइए कि ये पीडीएम का जो एक इकट्ठ हुआ, आपको लगता है कि ये अननेचुरल अलायंस है, गैर फितरी है, क्योंकि कहा गया जी हम लोगों के लिए निकले हैं, महंगाई के खिलाफ और गवर्नेंस नहीं है उसके खिलाफ, लेकिन इदारों के खिलाफ सारा कुछ हुआ, और उस वजह से आपने लाहौर का जलसा भी देख लिया, बड़े मसाइल हो गए। अब पीपल्स पार्टी तो ज़िमनी इलेक्शन लड़ने जा रही है, जो 16 और 19 फरवरी को होने हैं, उसके लिए पीपल्स पार्टी ने मांग लिया है कि टिकट के लिए कौन कौन अप्लाई कर रहा है, वो तो उस इलेक्शन में जा रहे हैं, और मार्च के पहले हफ्ते से ज्यादा लेट तो होंगे नहीं इलेक्शन, तो क्या, और या उस फरवरी के एंड पर, तो एक हफ्ते के लिए करोड़ों रुपया लोग लगाएंगे कि इलेक्शन लड़ रहे हैं 16 फरवरी को, 19 फरवरी को, और करोड़ों रुपया लगा रहे हैं, और उसके बाद हफ्ते बाद जनाब हमने इस्तीफे दे देने, हमने सेनेट इलेक्शन तो होने नहीं देने। तो ये सब क्या हो रहा है? जी उसामा साहब, यही अफसोस है कि जो अपने आप को पार्टियों में लीडरान कहते हैं और कई दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, कई दफ़ा सदर रह चुके हैं, लेकिन खुदा की कसम उन्हें सियासत की समझ नहीं है, उन्हें सियासत का पता ही नहीं है। सियासत होती है मुल्क के लिए और खिदमत के लिए, वतन की खिदमत के लिए, अपने ख़ानदान के लिए नहीं। ये इन्होंने जगीरें बना ली हैं, अपने अपने ख़ानदान के लिए एक मिरास बना ली है, और फिर बजाने वाले साबक गवर्नर, साबक वज़ीर वो तबला बजा रहे हैं पीछे बरासियों की तरह। ये अफसोस की बात है कि असम्बलियों के अंदर ऐसे बंदे आ जाते हैं जिन्हें समझ नहीं है सियासत है क्या। सियासत वतन की खिदमत का नाम है, वतन को जोड़ने का नाम है, तोड़ने का नाम नहीं है। ये अपने ख़ानदानी सियासत कर रहे हैं, अपने अपने जराइम को छुपाने के लिए कर रहे हैं कि अदालतें उन्हें ना पूछे, नैब उन्हें ना पूछे, झगड़ा शुरू कर दें, लड़ाई शुरू कर दें। ये लड़ाई झगड़ा वतन के लिए नहीं है, ना महंगाई के लिए है। ये तो सारा के सारा किसी गरीब के बच्चे के निकलिए होते तो मैं भी इनके साथ होता। ये कोई बात है करने वाली कि अपने घर के ऊपर एक इल्ज़ाम आया है, भला वो इल्ज़ाम झूठा होगा, भला वो सच्चा होगा, फेस करें अदालतों के अंदर। क्या आम लोग फेस नहीं कर रहे अपने मुकदमात को? जब आम लोग फेस कर रहे हैं, उनके साथ भी नाइंसाफियाँ हो जाती हैं, तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब को बोलना चाहिए था ना, उस वक्त मरियम साहबा बोलती ना। आज अपने घर की बात आई तो छोड़ डालना शुरू कर दिया। तो बहरहाल वो तो आप देख रहे हैं कि इसमें अखलास किस हद तक है। पिछले भी ये सारा मूवमेंट चलती रही परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ, और जब असम्बलियों के अंदर गए हैं तो फिर मौलाना फजल रहमान उस वक्त नवाब नसरुल्लाह खान साहब को आगे लगाया हुआ था, अभी फजल रहमान साहब को आगे लगा लिया है। तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब बर्दाश्त करेंगे कि मौलाना फजल रहमान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाए? कभी भी नहीं। जब वज़ीर आज़म के लिए उन्हें पसंद नहीं करते तो आज आगे क्यों लगा लिया है? तो ये सब ड्रामेबाजी है। मैं तो इस सियासी विजन को किसी सूरत सपोर्ट नहीं करता। और अगर पीपल्स पार्टी ज़िमनी इलेक्शन में जाती है तो ये नून लीग के पीठ में छुरा घोंपने वाली बात नहीं होगी? जी पीपल्स पार्टी इलेक्शन में कैसे जाए? नहीं जाना चाहिए। जब वो कह रहे हैं कि ये असम्बलियाँ गलत हैं और इनको इस्तीफे दे देने हैं, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी का जो स्टैंड नज़र आ रहा है वो मेरे ख्याल में इस्तीफ़ा देने की बात नहीं कर रही उस तरीके से, और जब नहीं कर रहे तो फिर तो उनका इलेक्शन लड़ने का हक है। और ये तो शायद मरियम साहबा ने किसी तरीके से कुछ अल्फाज बिलावल साहब से निकलवाए हैं, लेकिन मेरा जो अंदाज़ा है कि पीपल्स पार्टी का रुझान इस तरफ नहीं है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शरकपुरी साहब, आपने हमें वक्त दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब का ख़ानदान, सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं पूरा ख़ानदान बहुत मुश्किल में है, सबकी जायदादें कुर्क की जा रही हैं। ब्रेक के बाद बात करें। अब पता चला। अब पता चला। शहबाज शरीफ साहब बहुत परेशान है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स तशवीशनाक आई हैं, पूरा एक बोर्ड बनना चाहिए, और पूरी तरह से बोर्ड नहीं बनाया गया। आखिर में आके डॉक्टर्स को कहा गया कि वो चेक करें, कई डॉक्टर्स नहीं आए, कैंसर का डॉक्टर्स में नहीं था, और वो डॉक्टर्स पैनल में शामिल किए जाए। 15-20 साल से मेरा इलाज कर रहे हैं। अब वो बहुत परेशान है और चाहते हैं कि उसी तरह जिस तरह डॉक्टर अदनान वाला मामला हुआ था नवाज शरीफ के साथ, उसी तरह उनका कोई फैमिली डॉक्टर भी साथ हो और वो बताएं कि शहबाज शरीफ साहब की हालत क्या है।
जो उनकी प्रॉपर्टीज़ की हालत है, असासों की हालत है, वो भी मैं आपको बता दूं कि उनकी जायदादों को कुर्क करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। असद करल साहब, पहले तो ये कुर्की के हवाले से बता दें कि इसका क्या मतलब है कि सारे ख़ानदान की सारी जायदाद ये अब कुर्क हो गई है, क्या होगा इसके बाद, आगे क्या होता है? कुर्की होती है बेसिकली एक 87-88 की कार्रवाई होती है। एक होता है इश्तहारी किसी को करार देना, वो होता है सेक्शन 87 के तहत, और उसके बाद जब इश्तहारी होने के बावजूद भी अदालत में नहीं आता तो उसकी जायदाद को सेक्शन 88 के तहत कुर्क कर लिया जाता है, मतलब मुंजमद कर लिया जाता है। उसके जितने भी असासे होते हैं, मूवेबल और इमूवेबल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मनकूला व गैर मनकूला जितनी भी जायदाद होती हैं या असासे होते हैं या बैंक अकाउंट्स होते हैं, वो फ्रीज़ कर दिए जाते हैं, और ना तो वो किसी को फ़रोख्त की जा सकती हैं वो जायदादें, ना ही वो किसी को ट्रांसफ़र की जा सकती है। अब मामला ये है कि ये बाकायदा DG नैब के ज़रिए एहतसाब अदालत में रिपोर्ट जमा कराई गई है, क्योंकि एहतसाब अदालत ने कहा था कि इनको इश्तहारी करार दिया जाए। पहले तो इन्होंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने इंडोस किया, फिर उन्होंने कहा कि इनकी जायदाद जो है वो कुर्क कर ली जाए। तो उसमें शहबाज शरीफ साहब जो है, उनके अलावा उनकी अहलिया नुसरत शहबाज हैं, साहबजादे सलमान शहबाज शरीफ हैं, फिर इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब की जो साहबजादी है राबिया इमरान, और दामाद हारून यूसुफ जो है, इनके हिसाब से भी कुर्क कर लिए गए। अब मामला ये है कि ये जो ज़ेर कफ़ालत इन्होंने लिखा, अपने गोशवारे भी इन्होंने बताए। अब मामला ये एक तरफ इनके पास खिलाफ चल रही है इंक्वायरी नैब के अंदर आमदन से ज़ायद असासों की और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, वो है 7 अरब और 32 करोड़ की। ठीक। दूसरी चल रही है FIA में, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और TT स्कैंडल के तहत वो चल रही है, वो है 29 अरब की। अब 29 और 7 ये बन जाता है तकरीबन 36 अरब। 36 अरब रुपए में से ये जो असासे कुर्क किए होंगे, ये 36 करोड़ के भी नहीं होंगे। नहीं सर, इससे तो ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि पता नहीं कितने प्लॉट्स होंगे, घर होंगे। देखिए 86 एच है जो नुसरत शहबाज के नाम है, जी जी, ठीक है। उसके बाद कुछ प्लाट हैं, ये बात सही है, उनका 1% होगा उनकी कुल जायदाद का। तो मामला ये है कि अगर आप 36 अरब की एक बंदे के ऊपर इल्जामात आ रहे हैं कि उसने जनाब ये पैसा है वो काला है या सफ़ेद है, चिट्टा है या काला है पैसा, जो भी है सही है या गलत है, लेकिन 36 अरब में से अगर आप चंद लाख के या चंद करोड़ के असासे जब्त भी कर लेते हैं तो मुलजम को तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो तो सारा पैसा जो है वो नीलामी हो जाती कल को और वो कौमी खजाने में नीलामी नहीं होती। यहाँ पे शरीफ खानदान की नीलामी का रिवाज नहीं है। नीलामी होगी, अगर होगी जिस तरह इत्तेफाक फाउंड्री की हुई थी, तो दोबारा 4 अरब रुपया देना था, मशीनरी लूट ली, सारा कुछ निकाल लिया। नीलामी जब हुई तो उन्होंने एक टाइकोन से रब्ता किया, एक अपने रिश्तेदार से रब्ता किया, उन्होंने कहा कि ये बात ये है कि हम रिसोर्सेज वहाँ पे लगाएंगे, LDA के ओवरहेड ब्रिज भी बना देंगे, सड़कें भी बना देंगे, ऑलरेडी फैक्ट्री में ग्रिड भी मौजूद है, आप एक हाउसिंग कॉलोनी काटें, आप 30 अरब रुपए में से 4 अरब दे दें बैंक को और 26 अरब हमारी जेब में डाल दें, और अपने अजीज़ो कारब जो इत्तेफाक फाउंड्री के जो सारे 7 भाई और उनकी औलादें थी, नवाज शरीफ ने खाना किया, उनको कहा कि इधर दस्तखत करो। जब वो नीलाम होने लगती थी कोई ना कोई जाके वो स्टे ले आता था। उनका है ही नहीं। अच्छा बाबर साहब, ये जो मामला ये है, उनको बेचारों को पैसे अपने अजीज़ो कारब को भी नहीं दिए और 26 अरब रुपया जेब में डाल लिया। 18 अरब की प्रॉपर्टीज थी जो उस वक्त उनकी जायदाद की वैल्यू थी। ये दुनिया में 4 अरब में बैंक ने कहा जी हमें ठीक है, खसारे में भी जाकर किस तरह से अरबों खरबों रुपया कमा लिया जाता है कि बिल्कुल एक चीज बिल्कुल तबाह होगी और बाद उसमें से किस तरह पैसा निकाल लेते हैं कि जी ये तो हमारी है ही नहीं। जब इनकी इत्तेफाक फाउंड्री नेशनलाइज्ड हुई थी उसके बाद जब ज़िया-उल-हक आया था उस वक्त भी इन्होंने गालबन 856 के कितने मिलियन थे वो इनके ऊपर मकरूज थी, तो वो कर्जा भी माफ कराया, सारे यूनिट भी वापस ले लिए, कर्जा भी माफ करा लिया ज़िया-उल-हक से। ये है विक्टिमाइजेशन। अच्छा बाबर डोगर साहब, 20 साल से जो डॉक्टर हैं शहबाज शरीफ साहब के, वो कह रहे हैं कि उनको शामिल किया जाए पैनल में, वो बताएं। वो कह रहे हैं मेरी रिपोर्ट्स बड़ी खतरनाक आई हैं, तशवीशनाक है उनकी। समझ साहब, ये जब भी जेल जाते हैं तो इनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ही तशवीशनाक होती हैं, बहुत ही ख़तरनाक होती हैं। जब ये हुकूमत में होते हैं, इक़्तिदार में होते हैं तो बिल्कुल ठीक होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, लेकिन जो ही इक़्तिदार ख़त्म होता है और इस तरह जब अरबों खरबों की जो करप्शन की होती है उस पर जब पकड़ लिया जाता है, जब ये जेल में चले जाते हैं तो फिर तबीयत इंतहाई नासाज हो जाती है, कमर में दर्द आ जाता है, सारे जिस्म में दर्द आ जाता है, वो तकलीफ़ें स्टार्ट हो जाती हैं जिसका किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा। मेरा मतलब है शहबाज शरीफ, यही शहबाज शरीफ थे, 10 साल इक़्तिदार में रहे, बिल्कुल ठीक रहे, अच्छे खासे थे। जिस दिन से ये जेल में है, कभी ये कहते हैं मैं बेड पे नहीं सो सकता, कभी ये कहते हैं मैं कुर्सी पे नहीं बैठ सकता, कभी ये कहते हैं कुर्सी पे बैठ के मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, कभी कुछ होता रहता है, कभी कुछ हो जाता है। ये हालात नवाज शरीफ के हैं।
कि नवाज शरीफ साहब हैं वो भी बीमार हैं, आसिफ अली जरदारी साहब जो है जेल में जाते हैं तो जनाब उन्होंने हाथ में वो स्टिक पकड़ी होती है, चला नहीं जा रहा होता, लेकिन जो घर की महफिलें होती हैं घर वहाँ पर ये बिल्कुल ठीक होते हैं। तो ये सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जनाब बड़ा जुल्म और सितम हो गया। अब कहा गया रिटर्न दरखास्त दें और उसको देखा जाएगा। डॉक्टर अदनान जब शामिल हुए थे पैनल में तो हालात बिल्कुल बदल गए थे नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स के हवाले से, और फिर जो कुछ हुआ आपने देखा, उनकी जान को खतरा था, पता नहीं जहाज किस तरह से जाएगा, वो एम्बुलेंस जहाज मंगवाया गया कि रास्ते में भी कुछ हो सकता है, और इमरान खान साहब ने खुद कहा कि शीनी मजारी रो पड़ी जब वो हालात देखे गए। तो अगर इनका फैमिली डॉक्टर आ जाता है तो 20 साल पुराना डॉक्टर वो कह रहे हैं उसको शामिल किया जाए, वो हकीकत असल बताएगा, बाकी डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आ रही। मेरा ख्याल है मैं एक अच्छा मशवरा देता हूँ कि डॉक्टर जावेद शाह को बुला लें, जो FIA का उस वक्त अफसर था, जिसने शहबाज शरीफ साहब को पकड़ा था नेशनल बैंक के कर्जे में, और जब ये जेल में गए थे अडयाला में, और उसके बाद इनको वही कमर की दर्द हुई थी और उन्हें उस वक्त ये मेडिकल ग्राउंड पे बाहर आए थे। तो वो डॉक्टर से भी रिपोर्ट ले लें कि ये पहली दफ़ा हुआ है या वारदाती है, ये हमेशा ही जब इनको पकड़ा जाता है तो उसके बाद आपने तो खैरल साहब 30 साल पुरानी बात शुरू कर दी थी कि जी 1990 से इस तरह बीमार हो जाते हैं, तब हाँ जी ऐसे ही है। तो बाबर डॉक्टर साहब फिर क्या ये तो अब अदालत पर है कि क्या फैसला होता है, लेकिन हमने माजी में देखा, वो कहेंगे मेरे भाई के लिए अगर हो सकता है तो मेरे लिए क्यों नहीं। ये तो जुल्म है कि अगर नवाज शरीफ को डॉक्टर अदनान मुहैया कर रहे हैं, इनका डॉक्टर अदनान किधर है? आम आदमी को नहीं मिल सकती, ये भी मिल जाएगी उनको। मैं अभी से बता रहा था डॉक्टर भी उनकी मर्जी का पैनल में आ जाएगा, तो डाल दें, इसमें क्या हर्ज है? पहले कौन सा उनको नहीं गुमराह इनकी मर्जी का तो जमानत दी हुई थी कि नवाज शरीफ को वापस लाना है, तो ये तो खुद चले जाएंगे फिर बाहर। एक साल से मरियम साहबा ने वालिद को दवाई देने के लिए जेल से रात 11 बजे बाहर आई थी कि वालिद साहब को दवाई उनके बगैर नहीं ले रहे, अभी उनका ऑपरेशन बगैर उनके नहीं होना। मामला ये है कि वो दवाई देने आई, वालिद साहब उनके लंदन पहुंचे हुए हैं, वो अभी दवाई उनको दे रही है, जेल से बाहर है, जमानत उनकी कैंसिल कराने के लिए हुकूमत ने कहीं अप्लाई की है। आपको पता है मरियम साहबा सजा याफ्ता है जी और वह जमानत पर हैं जी, और जो जलसे जुलूस और जो हावकार मचा रही हैं, वो जिस तरह का मुल्क के अंदर अफरा तफरी वो पैदा कर रही हैं, उनको सजा याफ्ता मुजरम या मुजरमा इस तरह दंडनाता है? क्या इस तरह की एक्टिविटीज में हिस्सा लेता है? क्या मुल्की इदारों के खिलाफ उसको इजाजत है? हुकूमत ने उनकी बेल कैंसिल कराने के लिए आज तक अदालत में रजू नहीं किया, क्योंकि जिस बुनियाद पर उनको बेल दी गई थी वो थी कि वालिद साहब को दवाई उनके बगैर वो नहीं खा रहे जी, तो जेल से भी निकाला गया। वो अभी फोन पर समझाती हैं आर्जी तौर पर वो सजा याफ्ता होने के बावजूद सजा मुअत्तल की गई, जमानत दी गई, लेकिन वो जमानत कैसे नहीं करवाई गई। अब वो फोन पर कहती होंगी, लाइव वो जब आते होंगे फिर वो उनको कहती होंगी, तो फिर ही वो दवाई लेते होंगे। ये भी तो हो सकता है वो जेल में दवाई उनकी कौन सी ले रहे हैं? दवाई उनको वजीर आज़म इक़्तिदार चाहिए, वो उनको दवाई कारगर है उनके लिए, और बाकी नहीं जाते। वो पिज्जा खाने भी जब गए हैं तो मरियम साहिबा ने हो सकता है कहा कि अब्बा जी जाएं पिज्जा जाकर खाएं, कुछ नहीं होता, ये प्लेटलेट्स का मसला कुछ नहीं होता, उन्होंने इसीलिए तो कहा। अच्छा बाबर साहब, ये जो कुर्की जायदाद होना शहबाज शरीफ सारे ख़ानदान का, ये आपको लगता है कि ये माजी की तरह नहीं होगा कि जब ये ख़ानदान वापस आया तो धैबिया पेपर वाला मामला सब बंद, सब ख़त्म, सारे केस कानून में ही नहीं था कि 10-10 साल पुराने केसेस दोबारा ओपन करके उनमें जनाब सजाएं मुआफ, हर चीज़ सारा कुछ जो है वो इन्हीं सूद समेत वापस किया, इस कौमी खजाने से उनको वापस गया, जो जो प्रॉपर्टीज थी वो सब गई। सामा साहब ये बड़े तेज़ लोग हैं, होशियार लोग हैं, ये इनके पास बड़े बड़े वकील हैं, ये हाई कोर्ट्स में चले जाते हैं इन फैसलों के खिलाफ, वहाँ पर ऐसी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस खड़ी कर देते हैं जिस पर वो सारा सिस्टम स्टे हो जाता है। इसहाक डार की जायदाद कुर्की करने का ऐलान किया गया, कौन सी जायदाद कुर्की हुई? कोई वो भी तो उनकी अहलिया आ गई कि तो मेरी है। हाँ, तो ये भी इसी तरह होगा। आप देखेंगे कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकाल लेंगे, कोई बच्चों की बात निकाल लेंगे। शहबाज शरीफ की जो जायदाद है वो कुर्क होने जाएगी तो पता चलेगा इसमें बच्चों का भी हिस्सा है। बच्चों का क्या कसूर है? बच्चे सारे मुल्ज़िम हैं, बच्चों पर भी केस है, सब पर केस है। वालिदा का नवासियां आ जाएंगे ना आगे जी, भतीजे भतीजियां या नवासे, ये हो सकता है कोई उनकी वालिदा की प्रॉपर्टी निकल आए, क्योंकि सारा वो जो जाति उमरा का है वो तो वालिदा के नाम, पोतियां आ जाएंगे और उनके नवासे नवासियां आ जाएंगे। उसामा साहब मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर जो इनकी ये जो स्टील मिल थी लाहौर में, इन्होंने इसके अगेंस्ट कर्जा ले लिया। जब कर्जा वापस नहीं किया तो उन्होंने कहा इसको कुर्क कर दें। जब कुर्क करने की बारी आई तो जो इनके तीसरे भाई थे, जो क्या नाम था जी, अब्बास शरीफ साहब, वो कोर्ट में चले गए। भाई कर्जा तो लिए शहबाज शरीफ ने और नवाज शरीफ ने, और मैंने तो कर्जा नहीं लिया।
तो ये प्रॉपर्टी में तो मेरा भी हिस्सा है। 7 भाई थे मियाँ शरीफ के, उस वक्त चूंकि इत्तेफाक ग्रुप था, उसमें मियाँ सराज थे, बशीर थे और भी इनके जो भाई थे। उन्होंने कहा जी ये कर्जा दो ने लिया है, आप हमारे हिस्से का क्यों कैसे तो सारों ने तो वो स्टे हो गया। तो जब इन्होंने सेटल करना था मामला, उस वक्त मशीनरी भी इन्होंने निकाल के बेच ली। जब सेटल करना था, सारों को नवाज शरीफ साहब ने घर पे बुलाया खाने पे और इनका दस्तखत करे। सारों ने दस्तखत कर दी, उनको पैसे देने का लालच दिया, वो भी नहीं वापस दिए। एक दो ने बीच में कहा कि नहीं देते, तो उन्होंने कहा भाई पर्चे पहले से सब कुछ सोच के रखा होता है कि अगर फैमिली के साथ यतीमों का माल खा। अच्छा, अब्बास शरीफ रूम जो है उसको यतीमों का माल ये खा गए। आपको पता है उसकी मौत भी पुरस्कार है, बड़े मेरे पास कहानी है, वो करंट लाग के उनको किस तरह मारा गया, सारी बड़ी कहानी है। साहब बहुत शुक्रिया। वो कई राज फिर आप जो है ना बताने लग जाते हैं, पुरानी चीजें भी सामने आ जाती हैं। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।